दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो मोदी सरकार की जन आशीर्वाद यात्रा और मोदी सरकार ने अपोजिशन को काउंटर करने के लिए एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने कहा कि सारे मंत्री खुद सीधा जनता से आशीर्वाद लें। संसद में जो विपक्ष ने उन्हें जन आशीर्वाद लेने से इंट्रोड्यूस होने से रोका था, तो सीधे मंत्रियों को उतार दिया जनता के बीच में। हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी हैं, जो लगातार हरियाणा से राजस्थान की यात्रा कर रहे हैं, और उनसे बात करेंगे कि क्या है जन आशीर्वाद यात्रा के मायने। भूपेंद्र जी, सोनिया गांधी के घर पे आज विपक्ष की नेताओं की सारी बैठकें हो रही है और अपोजिशन लगातार कोशिश कर रहा है कि वो यूनाइट होकर मोदी जी को काउंटर करे। क्या आपको लगता है कि काउंटर कर पाएंगे या सिर्फ ऐसे ही ये वॉश आउट है? काउंटर तो वो करेंगे जिन पे पहले संसदीय परंपराओं की मर्यादा होगी, जिन्होंने संसद को बंधक बनाया, संसद को चलने नहीं दिया, संसद में विचार विमर्श होने नहीं दिया, प्रधानमंत्री जी को अपने मंत्रियों का परिचय कराने नहीं दिया, कोविड की महामारी को लेकर राजनीति करी, वैक्सीनेशन के विषयों को लेकर राजनीति करी। जिनको जनता के बीच में जाना है, कम से कम अपना मन, अपना नीति और अपनी नीयत तो साफ करें। जो साफ मन से जाएंगे, जनता उन्हीं को आशीर्वाद देगी। और संसद में जब बहस हो रही थी और लगातार कोशिशें की सरकार ने कि संसद चले, लेकिन संसद चल नहीं पाया। लेकिन अपोजिशन था, उसका कहना था कि भाई हम जो बात कह रहे हैं पेगासस के मुद्दे पर, उस पर डिस्कशन नहीं हो रहा, कृषि बिल पे डिस्कशन नहीं हो रहा, तो फिर ऐसे संसद को चलाने का फायदा क्या है? पेगासस के मुद्दे पर खुद भारत सरकार ने आगे बढ़कर के IT मंत्री की तरफ से बयान रख पाया। तो जब IT मंत्री ने, श्री अश्विनी वैष्णव जी ने बयान रखा, तो विपक्ष ने हंगामा क्यों किया? विपक्ष का जो अधिकार होता है प्रश्न पूछने का, उन्होंने क्यों उपयोग नहीं किया? और राज्यसभा में जब कृषि पर ही चर्चा हो रही थी, तभी उन्होंने हिंसा का ये जो तांडव नाच क्यों किया? क्यों वो स्पीकर की टेबल के ऊपर चढ़े, स्टाफ की टेबल के ऊपर चढ़े, पेपर्स को उठा करके फेंका? विपक्ष को जवाब देना चाहिए कि उनका ये अमर्यादित रवैया क्यों रहा। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, क्योंकि 2009 से 2014 के दौर को भी हम लोगों ने बड़े क्लोजली देखा, जिसमें अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी थी। तो वो कहते थे कि डिस्कशन और ऑब्स्ट्रक्शन एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हिस्सा है। तो वैसे में क्या आपत्ति है अगर ऑब्स्ट्रक्शन के बाद डिस्कशन तो करें? ये डिस्कशन और ऑब्स्ट्रक्शन तो एक विषय है, लेकिन वायलेंस कहाँ आता है इसमें? मेज पे चढ़ना कहाँ आता है? पेपर फेंकना कहाँ आता है? किताब फेंकना कहाँ आता है? ये कौन सी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हिस्सा है? ये किस देश में होता है? और ये भारत की राज्यसभा जैसे सदन में हो, इसके लिए तो विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। तो अब आपकी मांग क्या है कि विपक्ष माफी मांगे, और जो एक आप चाहते हैं कि वैसे जो इरिटेंट एमपीज हैं? हमारी पार्टी एक विचार को लेकर के काम कर रही है, और हमारा विचार सीधे, हमारे विचार का मूल लक्ष्य राष्ट्र प्रथम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना पूरे देश में दी है, उसमें विभिन्न क्षेत्रों में भारत ने जिस प्रकार से प्रगति की है, उसमें जनता के साथ संवाद, संपर्क के द्वारा सेवा के माध्यम से हम लोगों के बीच में लगातार सक्रिय रहे। और किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी को अगर जनता के साथ संवाद, संपर्क और सेवा के विषयों को लेकर के जाती है, तो वो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए ही होता है। संसद में एक और जो मुद्दा था, वो जिस तरह से OBC बिल की कैटेगराइजेशन का बिल आपने पारित कराया, उसमें जो कई सारी पार्टियां हैं, उनकी डिमांड है कि भाई कास्ट सेंसस होना चाहिए, हमें रिजर्वेशन की सीलिंग को 50% से आगे बढ़ाना चाहिए। तो क्या सरकार को लगता है कि अफर्मेटिव एक्शन ही काफ़ी है, या इसमें कुछ सरकार विचार करेगी? OBC बिल और कास्ट सेंसस दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग डिपार्टमेंट के विषय। पहली बात, इसको लेकर के कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिन्होंने 50 साल तक आरक्षण ही नहीं दिया, वो सीमा बढ़ाने की बात करें, पर उन्होंने तो आरक्षण ही नहीं दिया था। हम तो केंद्रीय विद्यालयों के बच्चों का आरक्षण, नीट में आरक्षण, कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग का दर्जा देना, उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद राज्यों को अधिकार देना, विश्वविद्यालयों में आरक्षण का विषय करना, क्रीमी लेयर की सीमा को आगे बढ़ाना, और विभिन्न आर्थिक कल्याणकारी योजनाएं, चाहे मुद्रा की योजना हो, जनधन की योजना हो, उज्ज्वला की योजना हो, उजाला की योजना हो, शौचालय की योजना हो, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का विषय हो, उन सब विषयों से हम तो पूरे सोसाइटी के सोशल इकोनॉमिकल इंक्लूसिवनेस के लिए काम कर रहे हैं। हमारे सोशल जस्टिस का ही अर्थ है सबका साथ, सबका विकास। आपके पास दो बड़े बड़े मंत्रालय हैं, और पिछली बार जिस तरह से माइग्रेंट क्राइसिस हुई थी, तो ये भी बात आई कि जो माइग्रेंट हैं उनकी संख्या ही नहीं, आज की तारीख में अलग अलग एफिडेविट दाखिल किया गया। तो अब आप उसको कैसे बेहतर एक माइग्रेंट की संख्या हो? इसमें दो विषय प्रमुख रूप से हमारी सरकार के द्वारा उठाए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि लेबर डिपार्टमेंट में लेबर ब्यूरो होता है। हिंदुस्तान में पहली बार लेबर ब्यूरो के माध्यम से हम माइग्रेंट वर्कर्स का एक पूरा सर्वे करवा रहे हैं। दूसरा एक और जो विषय है कि हमारे देश में जो
सर्वे एनएसएसओ का होता रहा है वो केवल कार्यबल के आधार पर होता है। इस बार सरकार ने स्वीकृति दी है कि हम वर्कर को पहचान करने के लिए इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे कराएंगे, कि जिसको एक्विस कहा गया है, कि किस इंस्टीट्यूशन में कितना रोजगार है, कितने रोजगार की आवश्यकता है, ताकि कुशल और अकुशल रोजगारों का पता लग सके। और तीसरा विषय, हम लोग अगस्त के अंतिम सप्ताह में जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड लेबर हैं उनके लिए एक देश भर के लिए बड़ी वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, जिसमें सभी अनऑर्गेनाइज्ड लेबर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। उसको सुरक्षा की बीमा भी हम उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उनको देने वाले हैं। तो सरकार पहली बार अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बहुत बड़ा रिफॉर्म और काम करने जा रही है। उसके साथ ही साथ जो नया लेबर कोड आया उसमें सोशल सिक्योरिटी कोड का भी दायरा हम बढ़ाने जा रहे हैं। तो नंबर से जो आप सेंसस कराएंगे एक तरह से माइग्रेंट लेबर का, तो उससे आ जाएगा एक मोटा मोटी अंदाजा? माइग्रेंट लेबर की समस्याओं को पहचानना, उनकी संख्या को पहचानना, उनकी कार्य क्षमताओं को पहचानना, उनको कार्य प्रदान करने के लिए सुविधाएं देना, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रदान करना, ये सारे ऐसे व्यापक विषय हैं जो सरकार की योजनाओं के द्वारा किए जा रहे हैं। आप चूँकि राजस्थान में हैं, आपकी कर्मभूमि रही है और गहलोत सरकार है, अब आपके सामने बीजेपी के सामने चैलेंज है कि गहलोत सरकार को कैसे उखाड़ देंगे, तो क्या आपको लगता है कि आप लोग कामयाब होंगे? निश्चित रूप से आप नोट कर लीजिए, अगली बार जब भी राजस्थान में चुनाव होंगे 3/4 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूरी तरह से बीजेपी यूनाइट होकर चुनाव लड़ेगी। हाँ, पार्टी पूरी तरीके से यूनाइट होकर ही काम कर रही है। टीम राजस्थान के रूप में काम कर रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी, हमारे सभी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी, अर्जुन मेघवाल जी, हमारे कैलाश चौधरी जी, हमारे सभी पार्टी विधायक दल के नेता, सब पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विचार को लेकर के काम करती है। हमारा हमेशा पार्टी का उद्देश्य रहे कि हम लोकतांत्रिक माध्यम से सुशासन की स्थापना करें, और राजस्थान में सुशासन तभी संभव है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक अंतिम सवाल कि जिस तरह से अपोजिशन की यूनिटी बढ़ रही है, आपको लगता है कि शरद पवार और ये सारे जो लीडर मिल रहे हैं, इनके सबके अपने अपने स्टेट में कॉन्ट्रडिक्शन है, तो ये सब यूनाइट हो पाएंगे मोदी सरकार के से लड़ने में, या चैलेंज कर पाएंगे कुल मिला के? हम कभी भी कोई यूनाइट होगा या नहीं होगा नेगेटिव राजनीति के एस्पेक्ट पे विचार नहीं करते। हम अपनी पार्टी के पॉजिटिव विषय, विचारों और मिशन को लेकर जनता के बीच में जाते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ, और मैं अपनी यात्रा के बाद भी कह सकता हूँ कि जनता भारतीय जनता पार्टी के पॉजिटिव मिशन के साथ है। राहुल गांधी के लिए क्या संदेश है? नहीं, राहुल गांधी के लिए मैं संदेश कौन देने वाला होता हूँ? राहुल गांधी के बारे में उनकी पार्टी चिंता करे और वो अपनी पार्टी की चिंता करे। और एक अंतिम सवाल कि आप, हरियाणा आपकी जन्मभूमि है, राजस्थान आपकी कर्मभूमि है, कई सारे डिमांड उठ रहे हैं कि भाई अब ओबीसी लीडर भूपेंद्र जी बड़े रोल में और आ जाएं। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूँ, राजस्थान मेरी जन्मभूमि, कर्मभूमि है। मेरे परिवार का नाता हरियाणा से है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ और उसी के नाते मैं काम कर रहा हूँ। हरियाणा राजस्थान नहीं, पार्टी जिस भी प्रदेश में मेरी ड्यूटी को लगाती है, चाहे बिहार में लगाई हो, झारखंड में लगाई हो, महाराष्ट्र में लगाई हो, गुजरात में लगाई हो, कर्नाटक में लगाई हो, यूपी में, जहाँ पे पार्टी मेरे को जिम्मेदारी देती है, मैं वहाँ पे पार्टी कार्यकर्ता के नाते ही काम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे भूपेंद्र यादव, केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री और साथ ही लेबर मिनिस्टर, और जिनका ये मानना है कि जिस तरह से विपक्ष ने संसद को नहीं चलने दिया वो एक अलोकतांत्रिक तरीका था, और साथ ही मेज कुर्सियों पर चढ़ना ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं ठहरा जा सकता। लेकिन जो प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, और जिस तरह से कास्ट सेंसस की बात है उसमें सरकार एफर्मेटिव एक्शन पे ज़्यादा जोर दे रही है। शंकर अनिमेश, द प्रिंट।